नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी। दोनों देशों के बीच रक्षा, अत्याधुनिक विमान, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अन्वेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत शांति के पक्ष में। सरकार ने कहा, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण न करने वालों पर 3 महीने तक कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर 5.25% किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को 7.3% किया। और चेन्नई में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली में बैठक हो रही है। रूस के राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि शांति का मार्ग ही विश्व का कल्याण कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट के बाद भारत और रूस लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये दोनों देशों के बीच विश्वास को दर्शाता है। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज तक कोविड सहित कई संकटों से गुजरी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बहुत जल्द दुनिया चिंताओं से मुक्त हो जाएगी और वैश्विक समुदाय नई आशा के साथ सही दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है। मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश उच्च तकनीक वाले विमान, अंतरिक्ष अनुसंधान और AI सहित सहयोग के अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में श्री पुतिन का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की राजकीय यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती जग जाहिर है और रूस के राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत भी दोस्ताना अंदाज से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। क्रेमलिन ने हवाई अड्डे पर इस स्वागत की तारीफ की और इसे गर्मजोशी भरा और अप्रत्याशित बताया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में भगवत गीता की एक प्रति भी भेंट की। भारत और रूस के बीच गहरे और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं। कई लेखकों, दार्शनिकों, विचारकों और कलाकारों ने एक दूसरे की कला, संस्कृति और समाजों पर आपसी प्रभाव भी डाला है। इसके अलावा कई रूसी विश्वविद्यालय और संस्थान भारतीय भाषाएं सिखाती हैं। रूस में भारतीय सिनेमा खासकर लोकप्रिय है और अधिकतम बड़े शहरों तथा शहरी केंद्रों में भारतीय फिल्मों की विशेष प्रदर्शनी भी होती रही है। पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारत और रूस पारंपरिक रूप से पूरक साझेदारों के रूप में काम करते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आरोप पर कि विपक्ष के नेता को आने वाले गणमान्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति नहीं है, श्री शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए।
भारत और रूस परंपरागत तरीके से एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं और एक सच्ची और लंबी दोस्ती दोनों के बीच में है और इस दोस्ती का पूरे विश्व के कई देशों पर प्रभाव भी पड़ता है और एक सच्चे दोस्तों की भांति व्यवहार होता है। और रशिया के लोग हिंदी को पसंद करते हैं और हिंदी भाषी लोग जो है रशियन को पसंद करते हैं। राहुल जी को जहां बुलाया जाता है वहां तो जाते नहीं है और फिर उनकी सरकारों में कितनी बार बुलाया गया है उनको ये भी तो बताना चाहिए। विदेशी मेहमान कोई धरती पर आए तो किसी प्रकार का टिप्पणी से बचना चाहिए। भारत ओमान रणनीतिक परामर्श समूह की 14वीं बैठक कल ओमान के मस्कट में आयोजित की गई। बैठक में भारत और ओमान के बीच राजनीतिक, रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों सहित बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया है कि सरकार अगले 3 महीनों तक उन लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाएगी और न ही सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि आज आखिरी दिन है और लाखों संपत्तियां अब भी पंजीकृत नहीं हुई हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि ये निर्णय कई सांसदों और समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा मुतवल्लियों के सामने आने वाली चुनौतियों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने के बाद लिया गया है। जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि 6 महीने की समय सीमा के बाद तिथि नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन यदि पंजीकरण प्रक्रिया में कोई समस्या है तो न्यायाधिकरण के पास इसे 6 महीने तक आगे बढ़ाने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों का कल्याण उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। श्री चौहान ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। और माननीय सभापति महोदय, एमएसपी लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर घोषित की जाए, ये स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी और तब जब यूपीए की सरकार थी और इन्होंने गारंटी नहीं दी। मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 19 में ये तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी। रसायन तथा उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सूक्ष्म पोषक उर्वरकों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। श्री नड्डा ने कहा कि इससे किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ खेती में वित्तीय राहत मिलेगी, जो अक्सर लागत में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री नड्डा ने ये बात कही। रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए आज ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 5.25% कर दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति में इस निर्णय की घोषणा की। उभरती हुई व्यापक आर्थिक स्थितियों और संभावनाओं के विस्तृत आकलन के बाद एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों की कटौती करके 5.25% करने का निर्णय लिया। इससे आवास, ऑटो और वाणिज्यिक सहित विभिन्न ऋण सस्ते होने की उम्मीद है। ये कटौती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के पिछले 3 महीनों से सरकार द्वारा निर्धारित 2% के निचले स्तर से नीचे रहने के मद्देनजर की गई है।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही में 2.2% की सौम्य मुद्रास्फीति और 8% की वृद्धि दर एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स काल का संकेत देती है। रियल जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 8.2% हो गई, जो त्योहारी सीजन के दौरान हुए मजबूत खर्च से प्रेरित थी, जिसे जीएसटी दरों के युक्तिकरण से और बढ़ावा मिला। इस वर्ष की पहली छमाही में 2.2% की सौम्य मुद्रास्फीति और 8% की वृद्धि दर एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स काल का संकेत देती है। A rare Goldilocks period। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.8% के पहले के विकास अनुमान को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सहकारिता क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है और जल्द ही देश भर में सहकारी टैक्सी, सहकारी बीमा और सहकारी समितियों के बीच सहयोग जैसी पहल शुरू करेगी। गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नाबार्ड IAMAI अर्थ समिट 2025 के उद्घाटन सत्र में श्री अमित शाह ने ये बात कही। दिल्ली हवाई अड्डे से इंडिगो की घरेलू उड़ानें आज आधी रात तक रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के बयान के अनुसार अन्य सभी एयरलाइन का संचालन निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज देश भर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर चिंता व्यक्त की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो नेतृत्व के साथ कई बैठकें की हैं। श्री सूर्या ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मुद्दे का जल्द ही समाधान निकल आएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन को चालक दल के सदस्यों द्वारा बीमारी या विशेष अवकाश को उनके अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम अवधि के हिस्से के रूप में गिनने से रोकने वाले नियम को वापस ले लिया है। DGCA ने पहले ये अनिवार्य किया था कि साप्ताहिक विश्राम के स्थान पर कोई अवकाश नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बागधार के पास कल रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों को उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज चेन्नई में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। पर्यटन मंत्रालय कल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तीसरा कार्नेटिक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीत नीराजनम 2025 का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष का विषय तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का उत्सव आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के महोत्सव के उद्देश्य को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज फिल्म निर्माता AVM सरवनन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिष्ठित AVM स्टूडियो और AVM प्रोडक्शंस के पीछे उन्हें मार्गदर्शक शक्ति बताया। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर बाद तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति दर में कटौती से इसे समर्थन मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 458 अंक बढ़कर 85,723 और निफ्टी 156 अंक की बढ़त के साथ 26,190 पर था। मौसम विभाग के अनुसार आज पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में शीतलहर चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत। दोनों देशों के बीच रक्षा, अत्याधुनिक विमान, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अन्वेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत शांति के पक्ष में। सरकार ने कहा, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण न कर पाने वालों पर 3 महीने तक कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती कर 5.25% किया। और चेन्नई में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।